हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी बहू भाग 6। अभी तक हमने पढ़ा कि गुरमीत और राधा की शादी हो जाती है और राधा अपने ससुराल में पहुंचती है और ननद और सास का प्यार पाकर बहुत अच्छी तरह से ससुराल में रम जाती है। अब आगे पहले जानवी की विदाई हुई, वो अपने ससुराल पहुंच गई। फिर शालू की विदाई हुई। आज बारी है गुरमीत और घर की बहू राधा की विदाई की। दोनों को विदाई देते समय कविता की आंखें पुनः एक बार नम हो गई। ये आंखें है ना जाने क्यों संतानों को जाते हुए देखकर भावुक हो जाती हैं। लाख इन आंखों को समझाओ पर बात समझ में नहीं आती है। मन की भावना पिघलकर आंखों के रास्ते निकलने के लिए बेताब हो जाती है। राधा मायके जा रही है। उसका मन तो बाग बाग हो रहा है, खुशियों के पुष्प खिलकर, परंतु फिर भी ना जाने क्यों सासू माँ की आंखों में अश्रु देखकर मन द्रवित हो उठा और आंखों की कोरे भी गीली होने लगी। राधा सासू माँ के चरण स्पर्श करने के लिए जैसे ही झुकने लगी, कविता ने उसे बाहों से पकड़कर अपने गले लगा लिया और कहा, इतने दिन ना जाने कैसे बीत गए तुम सबके साथ, पता ही नहीं चला। खुशियों के पुष्प से सारा घर महक रहा था। एक एक करके सब चले गए और पूरा घर खाली हो गया। आज मैं पुनः एक बार अकेली हो गई बहू, दोबारा जल्दी लौट कर आना, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। कहते कहते कविता का गला भर आया। मम्मी जी जरूर, मैं लौटकर जल्दी आऊंगी, परंतु इस बार आप अकेली नहीं रहेंगी, आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, घर गृहस्थी भी सीखनी है और अच्छे अच्छे पकवान बनाना भी सीखना है। अब तक तो पढ़ाई और नौकरी के साथ मैंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब समय आ गया है, मुझे ये सब सीखना चाहिए। मन भी करता है कि मैं अच्छे अच्छे पकवान बनाऊं और सबको खिलाऊं। हाँ माँ, हम लोग जल्दी लौट कर आएंगे, आपको ज्यादा देर तक अकेला नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर चलना होगा हमारे साथ। अब जिद मत करना गांव में रहने की, 1 साल बाद पापा भी रिटायर हो जाएंगे तो दोनों को हमारे पास आकर रहना पड़ेगा। कुछ समय के बाद फिर आप गांव में भी आकर रह सकते हैं। बड़ी ही समझदारी के साथ गुरमीत ने माँ को समझाया। बच्चों के चले जाने के पश्चात कविता को घर बहुत सूना सूना लग रहा है। घर के कोने कोने में बच्चों की यादें बसी हुई है। जब भी बच्चों की याद आती है, कविता की आंखें नम ना हो ये तो संभव ही नहीं होता। कविता की ये हालत देखकर अब की बार उसके पति केशव ने मन बना लिया, इस बार कविता को साथ लेकर जाएंगे, नहीं तो वो रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लेगी। एक जगह चुपचाप बैठकर आंखों में आंसू लिए कविता कुछ सोचने में मगन थी। उसके पति केशव ने आकर कहा, कविता छोड़ो ये रोना धोना, बच्चे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अपना सामान समेट लो, कल हमें भी निकलना है शहर के लिए। कविता ने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, आपका बैग तो तैयार है और क्या सामान समेटना है? तुम्हारा अपना बैग भी तैयार कर लो। मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे अपना बैग क्यों तैयार करना है? आश्चर्य व्यक्त करते हुए कविता ने कहा, क्योंकि उसके पति ने उसे बताया ही नहीं था कि उसे भी शहर जाना है। कविता को इस बार सरप्राइज देने वाला था केशव, इसीलिए उसने पहले कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि बच्चे चले जाएंगे तो वो रोनी सूरत लेकर बैठ जाएगी, अगर सरप्राइज दूंगा तो खुश हो जाएगी। कविता को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पति ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम भी शहर चलो। इस बार जरूर गुरमीत पापा को समझा कर गया होगा कि मम्मी को अकेले ना छोड़ो, उन्हें शहर ले जाओ। पति की बात सुनकर कविता ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक मुस्कान लेकर कहा, मुझे भी इस बार शहर ले जाएंगे आप? हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है मेरे ऊपर। विश्वास भी कैसे होगा, कभी तुम्हें कहा ही नहीं मैंने कि तुम शहर चलो, परंतु इस बार तो गुरमीत ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मेरी सोच ही बदल गई। मैंने आज तक कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे कविता, मुझे तुम्हारे हर सुख दुख में साथ देना चाहिए था, परंतु ना जाने क्यों इस तरह का विचार कभी मन में आया ही नहीं। इस बार गुरमीत ने मुझे कई बातें कहकर झकझोर दिया, तो मैंने बैठकर सोचा तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी जब तुम अपने मन की बातें किसी से कह नहीं पाती और आंसू बहाती रहती हो। अपने पति से मन की बातें नहीं कहेगी पत्नी तो किससे कहेगी? चलो अभी भी देर नहीं हुई। वैसे भी कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। एक हल्की सी हंसी बिखेरते हुए केशव ने कहा। शहर आकर कविता ने अपने पति का घर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई।
पूरे घर में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। आते ही वो घर को समेटने में लग गई तो उसे देखकर केशव ने कहा, कर लेना, अभी तो तुम्हें यहीं पर रहना है और इसी घर को ही संभालना है। अभी अभी तो हम आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लो। आज मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। हमेशा तुम मेरी सेवा करती हो, आज मुझे सेवा करने का अवसर दो। पहली बार पति की ऐसी बातें सुनकर कविता शर्मा गई। शर्माते शर्माते ही कहा, कैसी बातें कर रही हैं आप? सेवा करना तो मेरा धर्म है। आप बैठ जाइए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। यही तो हम गलत करते हैं कविता। सेवा करना केवल पत्नी का धर्म नहीं होता, पति का धर्म भी होता है। गुरमीत की बातें सुनकर ही मेरी आंखें खुली। सचमुच आज की युवा पीढ़ी की सोच हम लोगों से काफी भिन्न है। गुरमीत और राधा दोनों नौकरी करते हैं तो एक दूसरे की सहायता करते हैं, और सहायता करने में कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए। जो जीवन का आवश्यक अंग है उसे तो निभाना ही पड़ेगा। चलो, देर से आंखें खुली पर खुल तो गई। हमारे समाज में हम केवल बेटियों को सेवा की बातें सिखाते हैं, बेटों को नहीं। ये गलत संस्कार बचपन में ही पड़ जाता है। माता पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है बेटा बेटी दोनों को सही शिक्षा दे, जैसा तुमने दिया। मेरी माँ ने भी अगर ऐसी शिक्षा दी होती तो तुम्हें मुझसे मन खोलकर बातें करने में कभी हिचकिचाहट नहीं होती, और ना ही मैं तुम्हारी बातें अनसुनी करता। हमारे जमाने में पिता पुत्र के बीच में बहुत फासला हुआ करता था। मैं तो अपने पापा से हमेशा दूरी बनाकर रखता था, कभी भी उनसे खुलकर कोई बात नहीं कर पाया। उन्होंने भी कभी फासला कम करने का प्रयास नहीं किया। लगता था खुलकर बातें करेंगे तो इज्जत में कहीं कोई कमी ना हो जाए या फिर वो नाराज ना हो जाएं। पिता पुत्र के बीच में अहंकार जैसा कोई शब्द नहीं आना चाहिए। ये बातें मुझे गुरमीत ने समझाई। दोनों के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए ताकि मन में कोई बात गांठ बनकर ना रह जाए और दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई ना बन जाए। एक ही सांस में सारी बातें कह गया केशव। आज उसे पहली बार कविता से जी भरकर बातें करने का मन कर रहा है। मन में पड़ी हुई गांठ जैसे आज खुल गई हो। आज पहली बार कविता अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर हैरान सी अपने पति की ओर देखने लगी। पहली बार उनके हाथ की बनी चाय पी रही थी। उसका मन खुशी और आत्मसंतुष्टि के भाव से भर उठा। जीवन का ये बदलाव उसे बहुत भाने लगा। चाय पीते पीते उसने खुशी जाहिर करते हुए कहा, आप बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। कविता के मन की खुशी ने होठों पर आकर मुस्कान का रूप ले लिया और पूरे चेहरे को आलोकित कर दिया। माँ को पापा अपने साथ शहर लेकर गए। ये बात जब जानवी, शालू और गुरमीत को पता चली तो तीनों बहुत खुश हुए। क्यों ना खुश हों, माँ अकेली गांव में रहती थी। ये बात तीनों को बहुत सताती थी। एक चिंता हमेशा मन को खलती रहती थी, कहीं माँ की तबीयत खराब ना हो जाए या फिर रात को अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा। तीनों चिंता मुक्त हो गई और बहुत खुश भी हैं। अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो है कविता। ये नया परिवर्तन, नया जीवन कविता को बहुत भा रहा है। वो तो खुशी खुशी शहर के घर को अपने हिसाब से सजाने संवारने में लग गई। आस पड़ोस के लोगों से भी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई और उम्मीद है दोस्ती भी आगे हो जाएगी। कभी कभी कविता को गांव का घर भी याद आता है, क्योंकि उसी घर में वो छोटी सी उम्र में बहू बनकर आई थी। तब से लेकर अब तक का जीवन उसी घर में बीता और घर के कोने कोने से बचपन से इस उम्र तक की सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अम्मा और बाबूजी के साथ बिताए कुछ खट्टे मीठे पल दिल में बसे हुए हैं। कविता अपने काम में मग्न थी। अचानक पति केशव ने आकर आवाज दी, कविता, कविता, कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो? अरे शालू का फोन आया है, लो शालू से बात कर लो। शालू का फोन आया है? सुनकर कविता सारे काम छोड़कर दौड़कर आई और फोन ले लिया। हेलो शालू बेटा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मम्मी, आप कैसी हो? शहर में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, पर गांव की याद बहुत आती है। पता नहीं कैसा पड़ा होगा गांव का घर। मम्मी, अब शहर आ गई हो तो शहर के घर के साथ खुश रहो, खुश होकर जिंदगी जियो। गांव के घर को कब तक याद करके परेशान होती रहोगी? हाँ तो ठीक ही कह रही है। तेरे पापा के साथ रहने का मौका जिंदगी में पहली बार आया है। मुझे यहीं पर खुश रहना चाहिए। इस पल को अच्छे से जियो। कुछ महीने के बाद गांव चली जाना, एक बार पापा के साथ जाना और पापा के साथ ही फिर आ जाना। अब आपको अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को बहुत चिंता होती है। मम्मी, मैं और जानवी दोनों ने मिलकर तय किया है कि आपके पास आकर कुछ दिन रहेंगे।
खूब मजा आएगा। शालू और जानवी की आने की बात सुनकर कविता खुशी समेट नहीं पा रही थी। बहुत खुश होकर उसने कहा, क्या क्या कहा तुमने? तुम दोनों आ रही हो? मेरे पास आकर रहना चाहती हो? ये तो बहुत अच्छा किया बेटा, तुम दोनों की बहुत याद आ रही है मुझे। एक बात है शालू बेटा, तुम्हारा भी 9वां महीना चल रहा है। तुमने क्या सोचा डिलीवरी के बारे में? मैं तो तुम्हारे पास आकर रह नहीं पाऊंगी, तुम मेरे पास ही आ जाओ छुट्टी लेकर। कुछ महीने मेरे पास ही रहना। अपने सासू माँ और ससुर जी से पूछकर सारे कार्य करना बेटा, उनका दिल नहीं दुखना चाहिए, समझी? हाँ माँ, उनसे पूछकर ही हमने मिलकर तय किया है कि डिलीवरी तुम्हारे पास करवाएंगे और कुछ महीने तुम्हारे पास ही रहेंगे। बहुत मन कर रहा है तुम्हारे पास आने का, तुम्हारे हाथ से बने स्वादिष्ट खाना खाने का। अच्छा हुआ तुम पापा के साथ शहर आ गई, गांव में रहती तो तुम्हारे पास आना संभव नहीं हो पाता। ये तो बताया ही नहीं बेटा, कब आ रही हो तुम दोनों? बस मम्मी, इसी रविवार को हम आ रहे हैं, बस 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से आ जाओ और अपनी तबीयत का ध्यान रखना। बाकी आने के बाद बहुत सारी बातें करेंगे मिल बैठकर। अच्छा माँ, फिर मैं रखती हूँ फोन। तुम भी अच्छे से रहना, खुश रहना। अच्छा बेटा। कविता के चेहरे पर खुशी की लालिमा देखकर केशव ने पूछा, क्या बात है, इतनी खुश दिख रही हो बेटी से बातें करके? मैं आपको बताने जा रही थी, बहुत खुशी की खबर है। शालू और जानवी दोनों आ रही हैं मेरे साथ रहने के लिए। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आ रही हैं। वैसे आपको तो पता ही है, शालू का 9वां महीना चल रहा है। डिलीवरी मेरे पास रहकर कराना चाहती है। मैंने भी कह दिया, डिलीवरी के बाद कुछ महीने मेरे पास रहना, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्यों जी, ठीक कहा ना मैंने? ठीक ही नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने। मैं भी सोच ही रहा था कि शालू को बुलवा लेंगे, पर अच्छा ही हुआ उसने खुद ही तय कर लिया आने के बारे में। शालू और जानवी आई तो कविता दोनों बेटियों में ऐसे रम गई कि समय का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते डिलीवरी का समय आ गया। नर्स ने आकर जब कविता को बताया कि उसने एक बेटे को जन्म दिया तो कविता का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पहली बार नानी बनने का एहसास इतना सुखद होता है, ये कविता को अब पता चला। ये एक ऐसी खुशी है जिसको समेटना मुश्किल होता है और किसी से कहना भी मुश्किल। उसका मन खुशी के झूले में झूलने लगा। उससे सब्र करते नहीं बन रहा था कब डॉक्टर परमिशन दे और जाकर वो अपने नाती का प्यारा सा मुखड़ा देखे। कविता अपने नाती की देखभाल में ऐसे रम गई कि सुबह और शाम का पता ही नहीं चला। कब सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में कब ढल जाता है, ये तो ढलने के बाद ही पता चलता है, जब चारों ओर अंधेरा होने लगता है। देखते ही देखते 6 महीने हो गए और शालू के जाने का समय आ गया। इन 6 महीनों को कविता ने भरपूर जिया। एक बार पुनः जैसे नाती के साथ साथ स्वयं का बचपन भी लौट आया था। नाती को कब खिलाना है, कब नहलाना है, कब उसके साथ खेलना है, बस रात दिन इसी में समय कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। शालू को लेने उसका पति आया है। उसको विदा करते समय फिर कविता की आंखें नम होने लगी। ये आंखें हैं कि नम हुए बिना मानती ही नहीं। पहले तो केवल शालू को विदा करना होता था, परंतु अब तो उसके साथ दिल का टुकड़ा यानी नाती को भी विदा करना पड़ रहा है। फिर ये आंखें नम हुए बिना कैसे मानती? अपने नाती को गीली आंखों से विदा करते हुए कविता के दिल का कोना फिर एक बार सूना हो गया। कविता का मन समझने को तैयार ही नहीं है कि यही है जिंदगी, कभी खुशी तो कभी गम, कभी मिलना तो कभी बिछड़ना। कविता का भोला मन इस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं होता। पति के घर आने पर शाम को कविता ने मन की बात छेड़ दी। सुनिए जी, चलिए ना कुछ महीने के लिए गांव चलते हैं। शालू और चुन्नू के जाने के बाद घर बहुत सूना सूना लग रहा है। दीवारें जैसे काटने को दौड़ती हैं। आप तो घर में नहीं रहते, मुझे दिन भर घर में ही रहना पड़ता है। गांव में तो कई लोग मिलने जुलने आ जाते थे, बातें हो जाती थी। शहर में ऐसा कहाँ संभव हो पाता है। गांव में मेरी बचपन की सहेलियां भी हैं, उनके साथ समय कट जाता है। घर को देखभाल की भी आवश्यकता है। चलकर देखते हैं घर की क्या हालत है। चलेंगे, रिटायरमेंट में बस 1 महीना रह गया है। 1 महीना और रुक जाओ, फिर हम कुछ महीनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए ही गांव जाकर रहेंगे। बच्चे आते जाते रहेंगे गांव में। मेरा भी गांव में मन लग जाता है। बचपन के दोस्त गांव में ही तो हैं। मैंने तो मन पक्का बना लिया कि गांव में जाकर इस बार जितनी अपनी जमीन है पूरे जमीन में फलों के पौधे उगाएंगे। उन पौधों की देखभाल में समय कहाँ से निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जब हम नहीं रहेंगे कविता,
तब बच्चे आएंगे गांव में और स्वादिष्ट मीठे मीठे फल खाएंगे और हमें याद करेंगे। खुशी की चमक से केशव का चेहरा आलोकित हो उठा। आप तो दिन में बैठकर ही बड़े बड़े सपने देख रही हैं। वैसे बात सही की है आपने। गांव में जाकर हम दोनों के पास कोई काम तो होना चाहिए। पहले तो अपने बच्चों में मन रमा हुआ रहता था। बच्चों से दूर रहकर कहीं ना कहीं मन तो लगाना पड़ेगा, और मन अगर देश की भलाई में लगे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पति की बातें सुनकर कविता की उदासी थोड़ी दूर हुई। उसने पति की ओर देखकर एक मुस्कान बिखेर दी। अरे वाह, आजकल तुम तो बड़ी समझदारी की बातें करने लगी हो, देश के बारे में भी सोचने लगी हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन शहर में बहुत देर तक नहीं लग सकता। गांव की बात करते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। कविता की ओर देखकर केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका पूरा जीवन ही गांव में बीता, उसका मन शहर में कैसे लग सकता है। गांव और माँ बाबूजी की यादें मुझे बुला रही हैं। कविता ने भी पति की ओर देखकर एक मुस्कान बिखेर दी और पूरे वातावरण में जैसे खुशी की चमक फैल गई। इससे आगे की कहानी वो आपको मिलेगी अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।